गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेंजीन, इथेनॉल, नेफ्थेनॉल और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही वर्क करती है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारा मैटर जो होता है हमारा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और इस इंटरेक्शन के प्रोसेस के बेस पे ही हमारी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटरेक्शन में, स्कैटर्ड हो रही है रे, उसके बेसिस पे हमारी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग, जैसे कि एनएमआर, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, है ना। तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी जो है इसमें हम सोर्स क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे लाइट सोर्स हम कैसा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सरे। इसमें क्या होता है, जो एक्सरे होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड के ऊपर क्या करते हैं, उसे फॉल कराते हैं। और जब वो उस क्रिस्टलाइन कंपाउंड के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है तो जो मॉलिक्यूल के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस एक्सरे को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें क्या मिलता है? एक हमें स्कैटर्ड पैटर्न मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक्सरे क्या कर रहा है? एक्सरे जो है वो मॉलिक्यूल के एटम्स से जो एक्सरे हमारी स्कैटर्ड हो रही है तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो स्कैटरिंग पैटर्न है उसको मेज़र करते हैं। बेसिकली क्या? बॉन्ड लेंथ्स और एंगल्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारी किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? जैसे आप देखें कि कोई भी एटम है उसके प्रिसाइज अरेंजमेंट, कि उसका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, उसमें ये हेल्प कर सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं दे पाता है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और वो कोई डिफ्रैक्शन या एक्सरे लाइट को क्या स्कैटर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो देखिए, इथेनॉल या प्रोपेन को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ब्यूटेन को हम इस तरीके से। तो इनमें क्या है, ये हमारी कार्बन चेन्स हैं। ठीक है, तो मीन्स कि ये क्या करता है, ये जिगजैग पैटर्न जो होता है किसी भी सैचुरेटेड कार्बन चेन का, वो भी हम एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो हम अगर बात करें कि ज़्यादा हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी अननोन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो जो सैंपल है अगर वो क्रिस्टलाइन नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम किसको कर सकते हैं? जो कि क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, उनको ही हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो रूटीन पर्पस में, अगर हम रूटीन पर्पस में बात करें तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी? एनएमआर हम लोग यूज़ करते हैं। हम एनएमआर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत होती हैं। दूसरा, आपको पता है अगर हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसमें वो जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर हम बात करें एनएमआर की, तो एनएमआर मशीन जो होती है वो ओवरनाइट, मतलब एक रात में हम उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की अगर बात करें तो उसमें हम सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बहुत देर में डिटरमाइन कर पाते हैं। इसलिए इस टेक्निक को हम क्या है,
रोज़ नहीं यूज़ करते हैं, मतलब रूटीनली में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम एनएमआर को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं? हम इसे यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी अननोन स्ट्रक्चर, अननोन सैंपल के स्ट्रक्चर को देखना, अननोन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, या फिर किसी मॉलिक्यूल की डिटेल्ड शेप देखनी है। डिटेल्ड शेप हमको चाहिए, डिटेल्ड स्ट्रक्चर उसका कैसा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन हमारा एटम है उसका साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, साइज़ के बेस पे ही हमारा क्या है, इसमें जो स्कैटर्ड होती हैं लाइट वो उसके बेसिस पर ही होती हैं कि एटम या मॉलिक्यूल का साइज़ कैसा है। यहाँ पर बेटा एक CPK कलरिंग हम बेसिकली यूज़ होती है, जो कि एक बहुत पॉपुलर कलर कन्वेंशन है, जो कि हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि हमारे उस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है तो वो किससे शो करेगा, ब्लैक डॉट से, जब हमें रिजल्ट मिलेगा। हाइड्रोजन एटम है तो वो किससे शो होगा, वाइट डॉट से। नाइट्रोजन एटम है वो किससे शो होगा, ब्लू। ऑक्सीजन है तो रेड। तो इस तरीके से ये टेक्निक हमारी यूज़ हो सकती है और इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा सोर्स क्या होता है, एक्सरे। यहाँ पे हमारा सैंपल होता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब ये एक्सरे इस पे फॉल होगी तो ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जो हमारी रे है ये ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये क्या है, हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, तो इस पे हमें इमेज मिलेगी, मीन्स कि इस कलर के बेसिस पे कौन कौन से इस सैंपल में हमारे कौन कौन से हमारे जो हैं एटम्स, किस किस के कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे डॉट्स मिलेंगे और तब हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का हो सकता है। तो मुझे लगा आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।